हाँ तो बच्चों, अब जो टॉपिक है वह है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। कौन सा टॉपिक है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति को निर्धारित करने से पहले एक छोटे से बल के बारे में बताऊं, क्योंकि कोई भी वस्तु गति करती है तो गति कराने के लिए उस पर एक आवश्यक बल का आरोपित होना आवश्यक है। यानी कि वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगना जरूरी है। तो यहां जो बल लगता है आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में, वो कौन सा बल होता है, किस प्रकार से होता है? वह बल जो होता है बेटा, वह होता है विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं उसको। वैसे कौन सा बल बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। इस बल की जो खोज की है, इसके बारे में बताया, वो लॉरेंज वैज्ञानिक ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने बताया बेटा? लॉरेंज ने। तो इसको लॉरेंज बल भी कह देते हैं। कौन सा बल कह देते हैं? लॉरेंज बल। देखो क्या होता है, जैसे अपने पास यहां एक आवेश स्थित हो गया। यदि यह आवेश स्थिर अवस्था में है, पढ़ चुके हैं पहले हम, यदि यह आवेश स्थिर अवस्था में है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। दूसरी अवस्था में यदि यह आवेश गतिशील अवस्था में है, यदि आवेश कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में, तो यहां एक क्षेत्र और उत्पन्न होता है, जिसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बेटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगा? दो प्रकार के। एक तो विद्युत क्षेत्र हो गया और एक कौन सा हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर बल भी कितने क्षेत्रों के कारण लगेगा? दो क्षेत्रों के कारण लगेगा। एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा। ठीक है। तो यदि कोई आवेश, कोई भी एक आवेश ले सकते हैं, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ कार्य करे, दोनों में एक साथ गति करे, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ गति करे, तो उस पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। तो आरोपित बल या आवेश पर आरोपित बल का जो मान रहेगा, आरोपित बल का मान कितना रहेगा बेटा? वैद्युत बल और प्लस में कौन सा बल हो जाएगा? चुंबकीय बल। आरोपित बल को F लिख दूं। ठीक बेटा। तो F बराबर वैद्युत बल को F लिख देते हैं और चुंबकीय बल को F M लिख देते हैं। ठीक बेटा। बल एक सदिश राशि होती है। ठीक बेटा। Q आवेश पर, Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में ले ली पहले, विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल, Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल F बराबर क्या होता है बेटा? QE। F बराबर क्या होता है? QE। दूसरा आता है Q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल, Q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल। देखो Q आवेश यदि स्थिर है तो इसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल F बराबर क्या हो जाता है? QE। यदि Q आवेश गति कर रहा है, Q आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है B वेग से, और कौन से क्षेत्र में गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र B में। तो इस अवस्था में आवेश पर आरोपित बल F बराबर होता है बेटा QV गुणा B। क्या आएगा? F बराबर QV गुणा B। तो यह Q आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल क्या हो गया? ये वाला बल हो गया। तो F बराबर
क्या हो जाएगा, क्यू वी गुणा बी। तब ये तो क्या हो गया अपने पास, एफ किसमें, कुल बल का मान विद्युत बल और चुंबकीय बल के मान के बराबर। क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल को एफ ई लिखा है तो एफ ई का मान आ गया। क्यू आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल को एफ एम लिखा है तो यह मान किसका आ गया, एफ एम का। तब अपने पास एफ का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई प्लस क्यू बी गुणा बी, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो यह जो बल होता है इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, लॉरेंज ने। कौन से वैज्ञानिक ने की, लॉरेंज ने। तो इस बल को लॉरेंज बल भी कह देते हैं। कौन सा बल कह देते हैं बेटा, लॉरेंज बल। ठीक है, तो यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर एक साथ आरोपित बल का मान होता है। ठीक बेटा, अब यहां जो हमारे टॉपिक हैं बुक के अंदर, वह केवल विद्युत बल पर कार्य कर रहा है, उस चुंबकीय बल पर। कौन से बल के लिए दे रखा है बेटा, चुंबकीय बल के लिए। तो हम केवल चुंबकीय बल के मान को लेंगे। हम यहां जिसका अध्ययन करने वाले हैं, जिस लॉरेंज बल को अध्ययन करने वाले हैं, वो विद्युत बल वाला नहीं है, ये क्यू ई वाला नहीं है। कौन से वाला है, क्यू वी क्रॉस बी वाला। ठीक है, तो हम केवल चुंबकीय बल का अध्ययन करेंगे। कौन से बल का अध्ययन करेंगे, चुंबकीय बल का। ये जो बल होता है इसे कौन सा बल बोल देते हैं, लॉरेंज बल। मैं लिख देता हूं एक बार, ये कौन सा बल है बेटा, लॉरेंज बल। ठीक है, लिखना चाहें जैसे लॉरेंज बल को तो क्या लिखेंगे, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ गति करता है। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक साथ गति करता है तो उस पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा लगाया जाता है, या आरोपित बल दोनों से प्राप्त होता है। तब आवेश पर परिणामी बल का मान विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात आरोपित बल बराबर दोनों का योगफल हो गया। एक विद्युत बल लिखा, एक चुंबकीय बल लिखा और दोनों को योगफल करके लिख दिया। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। कौन सा बल होता है ये, विद्युत चुंबकीय बल, जिसे लॉरेंज बल भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था वह कौन सा वैज्ञानिक था, लॉरेंज वैज्ञानिक। ठीक है, अपने जो बुक में दे रखा है वो केवल चुंबकीय बल के बारे में दे रखा है। कौन से बल के बारे में दे रखा है बेटा, चुंबकीय बल के बारे में। तो हम केवल यहां चुंबकीय बल का अध्ययन करेंगे। कौन से बल का अध्ययन करेंगे, चुंबकीय बल का। बताना पहले यूं जरूरी था क्योंकि चुंबकीय बल यहीं से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय बल का अध्ययन करेंगे। और चुंबकीय बल में क्या है, कैसे लिखेंगे प्रारंभ से, जब क्यू आवेश को लिख देता हूं, इधर से लिख देता हूं, जब क्यू आवेश को वी वेग से गति कराते हुए, जब क्यू आवेश को वी वेग से गति कराते हुए चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो आवेश पर आरोपित बल का मान ठीक है, आवेश पर आरोपित बल का मान F बराबर क्या होगा, क्यू आवेश है, V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल का मान क्या होगा, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी। ठीक बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहां क्या हो रहा है बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे दो सदिश हम लेते हैं A क्रॉस B, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे प्राप्त होता है, A का परिमाण B का परिमाण
दोनों के मध्य बनने वाले कोण की ज्या का गुणनफल, तो इसका मान आता है। सदिश गुणनफल है तो इसमें दिशा भी रहेगी, इसकी दिशा दोनों सदिशों से निर्मित तल के लंबवत होती है। ये अपने पास सदिश गुणनफल होता है। ऐसे ही यहां सदिश गुणनफल को खोलना है, तो F बराबर क्या है, Q V गुणा B को क्या बोल देंगे बेटा, वैसे V B साइन थीटा और n कैप, ठीक बेटा। तो यहां यह चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल का मान प्राप्त होता है। यहां किसमें प्राप्त हो रहा है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल का मान F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, ठीक बेटा। लिखना क्या है, जब लिखा हुआ लाएंगे, जब क्यू आवेश को बी वेग से गति कराते हुए चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश कराया जाता है, तो आरोपित चुंबकीय बल को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, या निम्न प्रकार से लिखते हैं, आरोपित बल का मान निम्न होता है। F बराबर ये हो गया, ये मान प्राप्त हो गया। यहां जो थीटा बन रहा है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में बनने वाला कोण होता है, ठीक है। यहां विशेष स्थितियां आएंगी, इन स्थितियों से जो सूत्र निकलेंगे उसके अनुसार न्यूमेरिकल किए जाते हैं और आगे काम में लिए जाते हैं, ठीक है। विशेष स्थितियां नंबर 1, जब एक एक करके 4 स्थितियां आएंगी, उन चारों बता रहा हूं, और चारों स्थितियां ही इसमें से इंपॉर्टेंट है। जब v बराबर 0 हो, जब v बराबर क्या हो, 0 हो, तो बेटा f का मान क्या हो जाएगा, देखो f का मान q, v का मान 0 कर दो, इंटू में b साइन थीटा और n कैप, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 0। f बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि यदि आवेश गतिशील नहीं है, यदि आवेश गतिशील नहीं है, आवेश स्थिर अवस्था में है, तो उस पर चुंबकीय बल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, गतिशील आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण गतिशील आवेश पर ही चुंबकीय बल लगता है। यदि आवेश स्थिर हो गया तो वहां किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, केवल वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जिसके कारण केवल विद्युत बल लगता है। तो यहां एक लाइन, इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है, अतः स्पष्ट है कि आवेश का वेग शून्य होने पर उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। अतः स्पष्ट है कि आवेश का वेग शून्य होने पर उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान शून्य होता है, ठीक बेटा। दूसरी स्थिति, जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर कितना हो बेटा, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, अर्थात आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करे। भाई यदि आवेश ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति की तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और यदि आवेश ने चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति की तो बनने वाला कोण, जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण है, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो या तब जो यहां पे साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, या तो साइन 0 लिखा जाएगा या साइन कितना लिखा जाएगा, 180। जो साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा को या तो साइन 0 लिखा जाएगा या साइन 180 लिखा जाएगा। अब साइन में 0 डिग्री कोण हो या 180 डिग्री कोण हो, दोनों ही अवस्थाओं में उत्तर कितना आता है, 0।
दोनों ही अवस्था में उत्तर क्या आएगा? 0। ठीक है ना। तो दूसरी स्थिति कह रहा हूं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समदिश या प्रतिसमदिश गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाता है? या तो 0 डिग्री हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, और दोनों का मान क्या आता है? 0। अब देखो आरोपित बल क्या आएगा? अतः आरोपित बल क्या हो गया? देखो बेटा, F बराबर क्यू वी बी साइन 0 या साइन थीटा लिखते हैं अपन, इनटू में क्या आता है? एन कैप, और साइन थीटा की जगह पे क्या माना जाएगा? 0। तो F बराबर क्या आ गया? क्यू वी बी 0 इंटू में एन कैप, और F बराबर क्या आ गया बेटा? 0। अब देखो पहली स्थिति में तो वेग का मान 0 था, जिसके कारण बल 0 आया। दूसरी स्थिति में वेग तो है, आवेश गति तो कर रहा है, लेकिन गति कहां कर रहा है? या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो इस अवस्था में आरोपित बल का मान क्या हो गया? 0, यानी कि उस पर बल नहीं लगेगा। और जब बल नहीं लगेगा तो आवेश एक सरल रेखा में गति करेगा। कहां गति करेगा बेटा? एक सरल रेखा में। यानी कि इसका निष्कर्ष, पहले वाले का निष्कर्ष समझ गए, जब b बराबर 0 हो अर्थात आवेश का वेग 0 हो, तो आरोपित बल का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात आवेश गति नहीं करता है। जब थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो तो आरोपित बल का मान 0 होता है, अर्थात आवेश गति तो करता है, लेकिन बल का मान 0 होने के कारण वह सरल रेखीय गति करता है। कैसे गति करेगा बेटा? सरल रेखीय गति। जैसे एग्जांपल ले लूं, यह है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और यहां पर आवेश, इधर मैं पहले कह रहा हूं विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो आवेश पर बल नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से विपरीत दिशा में गति करेगा। कैसी रेखा में? एक सरल रेखा में। और मान लो आवेश यहां पर स्थित है और समदिश गति कर रहा है, यह तो कौन सी गति है? विपरीत, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री की, और यह कैसी है? समदिश, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री की। तो आवेश गति कैसे करेगा? एक सरल रेखा में। यहां पर क्या स्थित है? ये आवेश। तो आवेश कैसे गति करेगा? एक सरल रेखा में। ठीक है बेटा। तीसरी स्थिति है यहां पे, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। ठीक है, तीसरी स्थिति कह देता हूं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। ठीक है ना। अब यदि लंबवत गति कर रहा है तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। गति करे तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। अतः या अब जो आरोपित बल है वो क्या आएगा? देखो बेटा, F बराबर क्यू वी बी साइन 90 एन कैप, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो यह इसका कैसा मान आ जाएगा? अधिकतम मान। साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो F बराबर क्या आ गया? क्यू बी बी और एन कैप। परिमाण के रूप में लिखूं, किसके रूप में बेटा? परिमाण के रूप में। तो परिमाण के रूप में F बराबर क्या आ गया? क्यू बी बी। F बराबर क्या आ गया? क्यू बी बी, यानी कि आरोपित बल का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? आरोपित बल का मान कैसे प्राप्त होता है? अधिकतम। ठीक है। और इस बल की दिशा कहां रहेगी? दोनों जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के तल के लंबवत। दोनों के तल के कैसे रहेगी? लंबवत।
और जब अधिकतम अवस्था का बल लगेगा तो अधिकतम अवस्था की बल में आवेश रेखीय गति ना करके वृत्तीय पथ पर गति करेगा। कैसे पथ पर गति करेगा बेटा? वृत्तीय पथ पर। आवेश ऐसे वृत्तीय पथ पर गति करेगा। यह इसका केंद्र बिंदु हो गया वृत्त का। आवेश ऐसे गति कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है और ऐसे गति करेगा। ठीक बेटा? अब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है आवेश। जब आवेश को लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाए तो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। एफ बराबर क्यू बी साइन 90 एन कैप, तो क्या आ जाएगा? साइन 90 का मान 1, तो एफ बराबर परिमाण के रूप में क्या आएगा? क्यू बी। अर्थात आरोपित बल का मान कैसा होता है? अधिकतम। आरोपित बल का मान कैसा होता है? अधिकतम। और अधिकतम होने की अवस्था में, किस अवस्था में बेटा? अधिकतम होने की अवस्था में, जब बल अधिकतम हो रहा है ना, आवेश वृत्तीय पथ पर गति करता है और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वह कौन सा बल है बेटा? अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की। और वह अभिकेंद्रीय बल इस चुंबकीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल कौन से बल के द्वारा प्रदान किया जाता है? चुंबकीय बल के द्वारा। यानी ये बल निकाल लिया, इसके बाद भाषा लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, या निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्षतः जब आवेश को, जो निष्कर्ष वो ये है, निष्कर्षतः जब आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराई जाती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराई जाती है तो आवेश पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है, जिसके कारण वह वृत्तीय पथ पर गति करता है। और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात जो अभिकेंद्रिक बल है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है बेटा? चुंबकीय बल के द्वारा। किस बल के द्वारा दिया जा रहा है? चुंबकीय बल के द्वारा। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mb²/r। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mb²/r। और चुंबकीय बल क्या आ रहा है? qvb। क्या आ रहा है बेटा? qvb। अब यहां से कुछ मान निकालने पड़ेंगे। देखो, एक b से एक b कट गया तो mb/r बराबर क्या बच गया बेटा? qb। ठीक है, यहां से यदि मैं b का मान निकालूं तो b बराबर क्या आ गया? देखो, qbr/m। b का मान क्या आ गया? qbr/m। ठीक बेटा, यह आवेश का वेग होता है। यह आवेश का वेग होता है। ठीक है, यहीं से यदि मैं r का मान निकाल के चलूं, यहां से निकाल लेते हैं, तो m को इधर कर देंगे गुणा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? mb/qb। r का मान क्या हो जाएगा? mb/qb। अपन ने क्या किया? अभिकेंद्रीय बल को चुंबकीय बल के बराबर किया और बराबर करते b से b कट गया, ये सूत्र आ गया। इसी से आगे मान आएंगे। ठीक बेटा, इसी से आगे मान निकल रहे हैं। तो b का मान निकाला तो r का पक्षांतरण कर दिया, m का पक्षांतरण कर लिया, qbr/m आ गया। r का मान निकालना तो m का वापस ले जाओ, इधर पक्षांतरण करके qb का पक्षांतरण करके ले आओ। या ऐसा करते हैं, यहीं से r को इधर ले जाओ, qb को इधर ले जाओ, r का मान आ गया। तो यह वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। यह वृत्तीय पथ की क्या होती है बेटा? त्रिज्या होती है। बेटा, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध से, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध से b बराबर क्या होता है? r ओमेगा। तो ओमेगा निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा? b/r। ओमेगा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? b/r। अब यहां पर हम b का मान लिख दें और चाहे यहां पर हम r का मान लिख दें, कोई भी मान लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसमें v का मान लिख देते हैं। v का मान लिखने
पर या रखने पर, तो ओमेगा बराबर बी का मान क्या आ रहा है बेटा, क्यू बी आर बटे एम, क्यू बी आर बटे एम, और बटे में क्या आ रहा है अपने पास आर, तो आर से आर कट गया, यहां से ओमेगा बराबर क्या आ गया बेटा, क्यू बी बटे एम, ओमेगा बराबर क्या आ गया, क्यू बी बटे एम। यह क्या होती है, क्यू बी बटे जो एम आ रहा है, यह किसका मान हो गया, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति होती है। यह कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, यह कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक बेटा, इसी में दो और रह गए, इधर से समझ में आ गया होगा, उतार लेना इसको एक बार। इसी में दो है, यदि अब मैं यहां आवर्तकाल निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं बेटा, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कैसे आएगा, देखो, क्योंकि अपने पास ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी, तो यहां से टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे ओमेगा, तो ओमेगा का मान रख दो, ओमेगा का मान रखने पर तो टी बराबर क्या हो गया बेटा, 2 पाई बटे ओमेगा का मान क्या रहा है, क्यू बटे एम, तो क्यू बी बटे एम, एम कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई एम बटे क्यू बी। ठीक है, यह आवेश का आवर्तकाल होता है, यह आवेश का आवर्तकाल होता है। रेखीय आवृत्ति को लेके चले, तो रेखीय आवृत्ति बराबर क्या होती है बेटा, रेखीय आवृत्ति बराबर 1 बटे क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक है, तो F बराबर 1 बटे टी, और 1 बटे टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा हो गया, क्या हो गया बेटा, क्यूबी बटे 2 पाई एन। बेटा, इस प्रकार से मान प्राप्त होते हैं तीसरी स्थिति में। दोबारा से देख लो, जब आवेश को लंबवत, जब आवेश पर बल लगाया, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इसको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा बीच में से साफ कर दिया हालांकि, तो चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से किसी आवेश को गति कराई जाए, तो उस पर आरोपित बल क्या होता है, आपने उतार लिया होगा, देख लिया होगा, क्यू वी गुणा वी, जिसे क्यू वी साइन थीटा लिखते हैं। स्थिति आती है नंबर 1, जब आवेश का वेग शून्य हो, तो सीधी सी बात है, वेग शून्य हो गया तो इसका मतलब बल शून्य हो जाएगा। दूसरी स्थिति में यहां से आई, थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो, यानी कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समदेश या विपरीत दिशा में गति करे, तो इस अवस्था में अपने पास आरोपित बल शून्य हो जाएगा, तो वो सरल रेखा में गति करेगा। तीसरा, जब 90 डिग्री हो तो आरोपित बल का मान अधिकतम हो जाएगा, जिसके कारण वृत्तीय पथ पर गति करेगा। ठीक बेटा, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, जो इस चुंबकीय बल के द्वारा दिया जाएगा। दोनों को बराबर कर दिया। अब इस जो मान आया है, इस मान से अपन ने अलग अलग मान निकाले। किसका मान, त्रिज्या का मान, वेग का मान, कोणीय वेग का मान, आवर्तकाल का मान और आवृत्ति का मान। वो एक एक स्टेप करके अपने पास प्राप्त हो गए। इसी में आगे एक चौथा पॉइंट और बनता है, 3 पॉइंट यहां पर कर चुके हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट है, वह है यदि आवेश को थीटा कोण पर प्रवेश कराया जाए। यदि आवेश को क्या कराया जाए बेटा, थीटा कोण पर प्रवेश कराया जाए। यानी कि अभी तक हमने पहले आवेश का वेग शून्य कर दिया, दूसरी अवस्था में आवेश को समदिश या विपरीत दिशा में प्रवेश कराया, तीसरी अवस्था में हमने आवेश को लंबवत या 90 डिग्री पर प्रवेश कराया। अब मैं यहां कह रहा हूं कि आवेश थीटा कोण पर प्रवेश करे।
तो थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, जो आवेश है, ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है ऐसे। ये वेग हो गया और ये वेग कौन से कोण पर हो गया? थीटा कोण पर। तो इस वेग के घटक बढ़ जाएंगे। ये कौन सा घटक हो गया? बी कॉस थीटा, और ये कौन सा घटक हो गया? बी साइन थीटा। अब देखो जो बी कॉस थीटा है वो तो समदिश है, इधर अपन चुंबकीय क्षेत्र लेके चल रहे, ठीक बेटा, और इधर अपन वेग लेके चल रहे। और जो बी साइन थीटा है वो क्या हो गया? लंबवत हो गया। ये इसको रहने दो, चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ले ले। तो बी कॉस थीटा तो समदिश हो गया, समदिश में तो सरल रेखीय गति हो जाएगी। और बी साइन थीटा कैसे हो गया? लंबवत। लंबवत में गति कैसी हो जाएगी? वृत्तीय पथ पर। अब जो ऊपर वाला घटक है साइन थीटा वाला, ये तो क्या करना चाह रहा है? वृत्तीय पथ पर घुमाना चाहेगा। और जो नीचे वाला घटक है ये क्या करना चाहेगा? सरल रेखा में गति कराना चाहेगा। कब? चौथी स्थिति है जब थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और छोटा हो किससे? 90 से। बराबर नहीं है इधर, इधर भी बराबर नहीं है, चलो न्यून कोण हो। तो इस अवस्था में अलग अलग गतियां करा रहे हैं दोनों घटक। तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो आवेश है वह ऐसे कुंडलीनुमा पथ पर गति करता है। जो आवेश है वो कैसे गति करेगा? कुंडलीनुमा पथ पर। यानी कि वो दोनों घटकों में से किसी के अनुसार गति नहीं करेगा। भाई क्षैतिज घटक तो सरल रेखा में चाह रहा है और ऊर्ध्वाधर घटक लंब वो वृत्ताकार पथ पर चाह रहा है। तो आवेश क्या कहता है? भाई मैं तेरे अनुसार भी ना चलूं और मैं तेरे अनुसार भी ना चलूं। वो दोनों का कंबाइंड रूप ले लेता है, कुंडलीनुमा पथ ले लेता है। ठीक बेटा, तो आवेश कुंडलीनुमा पथ पर गति करता है। अब इस कुंडलीनुमा पथ की त्रिज्या निकालें। 2 पॉइंट ध्यान रख लेंगे। नंबर 1 या 1, कुंडली नुमा पथ की त्रिज्या आर बराबर क्या सूत्र होता था बेटा? ये भी देखा था, क्यूबी बटे एमबी। उल्टा लिख दिया शायद। जो मान प्राप्त हो रहा था आर का, वो आर का मान था एमबी बटे क्यूबी। एमबी बटे क्यूबी। अब देखो जो कुंडलीनुमा पथ बना वो कौन से घटक के कारण बना? भाई मान लो क्षैतिज घटक ऐसे गति कराता और ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे गति कराता, तो बीच में कहीं ना कहीं सरल रेखा बनता। ये गोल क्यों घूमा? गोल घूमा इस वृत्तीय पथ के कारण, और ऊर्ध्वाधर घटक वृत्तीय पथ पर लाना चाह रहा था। तो कौन से घटक के कारण घूमा? ऊर्ध्वाधर घटक के कारण। तो जो वेग है वो कौन से घटक का लिया जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक का। और ऊर्ध्वाधर घटक का वेग क्या होता है बेटा? एम बी साइन थीटा बटे क्यूबी। ठीक है, यह होती है बेटा कुंडलीनुमा पथ की त्रिज्या। और बी पार्ट है इसमें, उसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। क्या कहते हैं बेटा? चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या है? जैसे ये इस प्रकार से कुंडलीनुमा पथ पर गति कर रहा है, तो एक और यहां पर दूसरा स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों के मध्य की दूरी, एक चूड़ी कसी, एक कुंडली के मध्य की दूरी। तो ये दूरी कौन से अक्ष के कारण प्राप्त हो? सरल रेखा में आ रही है। सरल रेखा में गति कौन सा करा रहा है? एक्स अक्ष। तो दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? कुंडलीनुमा चूड़ी अंतराल कैसे कहेंगे? एक्स अक्ष पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को सीधी परिभाषा लिखो। एक्स अक्ष पर एक चक्कर में तय की गई दूरी है, एक आवर्त काल में तय की गई दूरी। चूड़ी अंतराल बराबर एक्स अक्ष पर एक आवर्त काल में तय दूरी। एक्स अक्ष पर एक आवर्त काल में तय दूरी जितनी रहेगी उस दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। सॉरी, ये गलत मिट गया, ये तो अपने चित्र में रहेगा ही। ठीक है ना? इस दूरी को बाई से प्रदर्शित करते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। ठीक है ना? तो दूरी या चूड़ी अंतराल
चूड़ी अंतराल को क्या कह दूं, दूरी बराबर क्या है बेटा, चाल गुणा समय। इसको बाई से प्रदर्शित करेंगे। चाल कौन से अक्ष की ली जाएगी, एक्स अक्ष की, तो इसको लिख दें बी एक्स, और समय को क्या बोल देते हैं, आवर्तकाल टी। ठीक है, तो बाई बराबर आवर्तकाल को पहले लिख दूं इनटू में बी एक्स, थोड़ा सही रहेगा। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई एम बटे क्यू बी, और एक्स अक्ष का वेग क्या होता है बेटा, बी कोस थीटा। यह मान प्राप्त होता है चूड़ी अंतराल का। किसका मान प्राप्त होता है बेटा, ये चूड़ी अंतराल का। ठीक है, तो इसमें चौथे पॉइंट में जो लिखना वो ये, जब आवेश को थीटा कोण पर प्रवेश कराया जाता है तो उसके वेग को दो घटकों में वियोजित करना होता है। पहला एक्स अक्ष का घटक जिसे क्षैतिज घटक कहते हैं, और दूसरा वाई अक्ष का घटक जिसे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। क्षैतिज घटक सरल रेखा में गति कराना चाहता है और ऊर्ध्वाधर घटक वृत्तीय पथ पर गति कराना चाहता है। तब परिणाम स्वरूप या दोनों के परिणाम स्वरूप आवेश कुंडलीनुमा पथ पर गति करता है। अतः कुंडलीनुमा पथ की त्रिज्या का सूत्र निकाला, वही है एम बी बटे क्यू बी। किस घटक के कारण कुंडलीनुमा पथ आया, बाई घटक के कारण, तो बाई का मान लिख दिया। चूड़ी अंतराल क्या है, एक्स अक्ष पर एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कौन से अक्ष पर आ रही है दूरी, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष की, और समय क्या हो गया, एक आवर्तकाल। दोनों का मान रख दिया तो यह प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, यह होता है आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो किस प्रकार से गति करता है, उसके गति के द्वारा परिणामी मान और परिणामी स्थितियां। देख लो इसको, जहां जहां पर, जैसे मैंने यहां से पहले साफ किया कॉर्नर से, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उतार लेना, और उसके बाद जो बाद में कराया ना, ये पीछे कराया था जो लास्ट में स्थिति रह गई थी आवर्तकाल और आवृत्ति वाली, उसको उतारना। फिर यह चौथी स्थिति है, इसको उतारना। न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, उनको भी साथ में करके देखना है।